Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis, and today we have come up with a new series called as 123 MCQ series. ये सीरीज JKSSB एग्जाम्स के लिए है, वट एवर दी अपकमिंग एग्जाम्स आर, जैसे NT है, पटवारी है, कांस्टेबल है, एंड हमने फर्स्ट कंपोनेंट जो यहाँ पे लिया है दैट इज साइंस एंड टेक। एंड साइंस एंड टेक में जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने पहला टॉपिक लिया है वेरियस सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, हम हर टॉपिक में 123 यानी 123 MCQs कवर करेंगे। अभी आई वॉज एनालाइजिंग जितना भी मटेरियल इज अवेलेबल फॉर JKSSB, कहीं ना कहीं देयर इज लैकिंग ऑफ प्रैक्टिस। लोग ज़्यादा MCQs पे एम्फेसिस नहीं देते हैं, दे मोर गिव एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग ऑफ थिंग्स, याद रखने के लिए, बट ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इवन अगर मैं आपको ये 123 दीज क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट भी करा रही हूँ, पर ऑफ द टॉपिक भी करा रही हूँ, बट दैट इज नॉट सफाइस, क्योंकि एक्यूरेसी लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए, बिकॉज कट ऑफ इज वेरी हाई फॉर वेरियस पोस्ट्स। सो today we will be starting the first part, and in the first part I have covered around 56 of the MCQs, and I will be doing the second part tomorrow. So these जो भी यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है, वट एवर आई एम टीचिंग फ्रॉम, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी, एंड यू कैन हैव द एक्सेस थ्रू दी कमेंट सेक्शंस जहाँ पे मैंने उसका लिंक दे रखा है, एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. So let's get started. The first question says that what principle governs the operation of photovoltaic cells in the solar panels? सोलर पैनल्स तो जैसे आप सबने देखा होगा, हमारे घरों में भी होते हैं, उसमें फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच दीज सोलर पैनल्स वर्क? तो ऑप्शंस को एनालाइज करने से पहले आई विल ट्राई टू गिव यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी कॉन्सेप्ट वी आर रीडिंग. अगर हम सोलर पैनल की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मेटल, एक मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होता है, एक इंसिडेंट लाइट, जो रे ऑफ लाइट आती है, दैट हैज एनर्जी विद इट. इस लाइट में एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें ऑलरेडी एनर्जी होगी. तो दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट absorbs the energy, it gets ejected, and when it gets ejected, it converts into photoelectrons. मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, एंड इट इज़ वेरी टफ फॉर देम टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई देम ताकि आपको ईजी लगे. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन, और इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर साइड, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस. सो क्या होता है, when this electron absorbs the light from the sun, जो sun से light आती है, this electron absorbs it and it gets converted into photoelectron. तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है, इट स्टार्ट्स मूविंग, एंड इसकी मूवमेंट जो होती है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सरफेस से दूसरे सरफेस. मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, एनी चार्ज व्हेन इट मूव्स, इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिसिटी. तो जब एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी अक्वायर करता है फ्रॉम द सन, फ्रॉम द फोटॉन्स जो आते हैं, तो इट गेट्स इजेक्टेड एंड इट गेट्स, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज. यही फ्लो ऑफ चार्ज जो है, we use it in our photovoltaic cells, and this is based on the concept of photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब मेटल पे, when जब मेटल पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फोटो इलेक्ट्रॉन. और इस फोटो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू नीड टू एग्जामिन अदर ऑप्शंस ऑल्सो. आपको पता है तो वेल एंड गुड, आपको नहीं पता है,
इन क्वेश्चंस में आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। आपको बेसिक लॉज जो हैं साइंस के पता होने चाहिए। ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, फैराडेज लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपको पूछी जाती है एग्जाम्स में। सिर्फ जेके एसएसबी के एग्जाम्स में नहीं, जेके पीएससी इवन यूपीएससी में भी बेसिक साइंसेस पूछी जाती है। तो इन सब लॉज को आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे बाकी लॉज इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए क्योंकि फर्दर आगे इन पे क्वेश्चंस बने हुए हैं जहाँ पे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। So let's move to the next question. The next question is, which law of thermodynamics dictates that energy can neither be created nor destroyed? देखिए, आप एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू सी कौन कौन से लॉज हैं जो एनर्जी को गवर्न करते हैं। वन लॉ वी रेड पहले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बेसिस पे सोलर पैनल्स वर्क करते हैं। एंड द सेकेंड लॉ इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। The first law of thermodynamics says that energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. For example, अगर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपने एक डैम में वाटर स्टोर करके रखा है, तो वाटर हेयर इज स्टोर्ड, जो यहाँ पे एनर्जी है इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब वाटर रिलीज होता है, दिस पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिनको ये नहीं पता, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज अटेन्ड बिकॉज ऑफ द हाइट, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज बिकॉज ऑफ द मोशन। तो जब ये वाटर एक पर्टिकुलर हाइट पे होता है, व्हेन इट इज बीइंग डैम्ड, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट व्हेन इट इज बीइंग रिलीज्ड, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो वही इसमें बता रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड दिस इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says that what physical phenomenon causes wind to turn the blades of the wind turbine and generate electricity? आप सबने विंड टर्बाइन देखा होगा, देर आर दिस ह्यूज ब्लेड्स, ऐसे ह्यूज ब्लेड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि एनर्जी कितने सारे फॉर्म्स में होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, काइनेटिक एनर्जी इज देयर, और जहाँ पे भी मोशन की बात आएगी, जहाँ पे भी कोई चीज मूव हो रही है, तो आप ये समझिए कि दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये ब्लेड्स मूव होती हैं, इन ब्लेड्स के मूवमेंट की वजह से अंदर जनरेटर मूव होता है, और वो जनरेटर जो है जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सो द आंसर हियर इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। Let's move to the next question. The next question is about which physical property of water allows hydropower plants to generate electricity. Of course, मैंने जैसे आपको explain किया, that is potential energy of water at height. Next is, what is the basic unit of measurement for electric energy consumption? For example, आप electric energy consume कर रहे हो। जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्टैंडर्ड कर रहे होंगे, मतलब 1 मिनट में आप कितना कर रहे हो और 1 आवर में कितना कर रहे हो। जूल तो इस बेसिक एनर्जी का, ये एनर्जी का यूनिट है, बट कंजप्शन, जब हम कंजप्शन की बात करते हैं तो वो ये है कि एट व्हाट रेट यू आर यूजिंग समथिंग। देखिए, अगर आपको यहाँ पे ये आता भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिट पता भी नहीं था, तो आप सिंपल कॉमन सेंस से भी इसका आंसर निकाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी कॉन्जप्शन में कहाँ से यूज होगा। ठीक है, अब फिर आपका आ जाता जूल, वॉट एंड किलोवाट आवर। तो यहाँ पे देखो, जब सिमिलर वर्ड्स कहीं पे दिए हुए हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग आंसर इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे वॉट दिया हुआ है एंड किलोवाट आवर दिया हुआ है। अब कंजप्शन है, कंजम्पशन अगर किसी चीज का होता है, दैट्स बेस्ड ऑन टाइम, आप कितने टाइम में कितना कंज्यूम करते हैं। तो वो वाला लॉजिक लगा के वी अप्रोच टू द आंसर, दैट इज किलोवाट आवर। So the measurement of electricity energy consumption is in terms of kilowatt hour.
Let's move to the next question. The next question is about which physical law explains the conversion of mechanical energy into electrical energy in a generator. See, यहाँ पे जो है आपको एज आई सेड आपको बाकी लॉज का पता होना ज़रूरी है. सो यहाँ पे मैं आपको फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताऊंगी. इसके बेसिक आपको पता होना चाहिए. आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि डिराइवेशन क्या है, क्या वेरिएबल्स हैं, क्या है क्या नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ से डील करता है. दैट इज़ इट. एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को जितना पता हो. एंड दैट इज़ ओनली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम्स. वो कभी भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेंगे. तो अगर हम फेराडेज लॉज की बात करें तो ये बोलता है कि वोल्टेज विच बी जनरेटेड अक्रॉस अ लाइन लेंथ ऑफ वायर. अगर एक वायर है, दिस इज अ वायर, इसमें वोल्टेज कैसे जनरेट होगी? इसमें वोल्टेज तब जनरेट होगी व्हेन दिस वायर, दिस पर्टिकुलर वायर इज बीइंग एक्सपोज्ड, जब हम इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स में लाएंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज वायर. इसके परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? इसके परपेंडिकुलर का मतलब है जो 90 डिग्री होगा, मतलब 90 डिग्री लाइक दिस. अगर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री ऑफ द वायर है तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वोल्टेज जनरेट होती है. दिस एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड जनरेटर. आप देख सकते हैं जनरेटर में क्या होता है. देयर इज दिस कॉइल, एक बहुत बड़ी कॉइल होती है. इट मूव्स. एक मैग्नेट होते हैं. दोज मैग्नेट्स, व्हेन दीज मैग्नेट्स मूव तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं. और जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो एक वोल्टेज क्रिएशन होती है. दैट वोल्टेज गेट्स वी यूज एज इलेक्ट्रिसिटी. तो आई होप आपको ये बेसिक लॉज जो हैं वो समझ आ रहे हैं. तो इसका जो आंसर है दैट इज फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोल. कोल की कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट अलाउज इट टू स्टोर एनर्जी दैट इज रिलीज ड्यूरिंग कंबस्शन. देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ट्राई टू सी ईच एंड एवरी कीवर्ड. आपको हर एक कीवर्ड पे ध्यान देना है. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए दैट ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है. इसकी, कोल की. और क्या बता रहा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कोल की जो स्टोर, इसको अलाउ करती है कि ये स्टोर करे एनर्जी को और बाद में दैट गेट्स रिलीज्ड. वही एनर्जी जो स्टोर होती है दैट गेट्स रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबस्शन. ठीक है. तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है? हीट कैपेसिटी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलास्टिक मॉड्यूलस. देखिए, ये दो तो पहले ही लग रहा है कि दीज आर वेग ऑप्शंस. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलास्टिक मॉड्यूलस, ये तो पहले ही लग रहा है कि दीज आर वेग ऑप्शंस. तो देन वी कम एट टू ऑप्शंस, हीट कैपेसिटी एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. हीट कैपेसिटी होती है, ये तो हम पढ़ते ही हैं दैट हीट कैपेसिटी इज कितना वो एनर्जी जनरेट करे. तो how that is related to the physical property. So that ends us to this कि chemical potential energy. तो what is this chemical potential energy? Chemical potential energy is the energy जो कोल के chemical bonds में store होगी. जैसे जो कार्बन बॉन्ड्स होते हैं in the coal, उन बॉन्ड्स को जब ऑक्सीडाइजेशन होती है, जब वो बॉन्ड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, जब हम उन्हें जलाते हैं तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है that is actually the energy which is being released during combustion. I hope you understand it. तो next जो question है that is about which physical principle is utilized in the operation of geothermal power plants to generate electricity. अब geothermal power के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा थोड़ा इनका जो है ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो एनर्जी है कहाँ पे मिलती है और कौन सी एनर्जी किसके अंडर आती है. अगर हम इसकी
अगर हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई करें तो वी हैव टू sources of energy. One is the conventional form of energy and the second one is the non-conventional form of energy. Conventional form of energy generally हमारी non renewable form of energy होती है and non conventional form of energy is the renewable form of energy. अब renewable form of energy कौन सी energy होती है? The energy जिसमें अर्थ खुद को दोबारा से रिन्यू करे, लाइक द सब्सटेंस रिन्यूज। जो रेट ऑफ कंजप्शन होता है इस एनर्जी का दैट इज लेस देन रेट ऑफ रीजनरेशन, ऐसे आप डिफाइन करें इस चीज को। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कंजम्पशन है दैट इज हाई देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कोल की, तो कोल वाज फॉर्म ड्यूरिंग गोंडवाना टाइम्स, आज से मिलियंस ऑफ द इयर्स अगाउ। तो तब भी इसको मिलियंस ऑफ द टाइम लगा, और अभी हम जिस इंटेंसिटी से इसका यूज कर रहे हैं तो कोल उस इंटेंसिटी से नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं दिस इज कन्वेंशनल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। लेकिन सोलर एनर्जी की हम अगर बात करें, फॉर एग्जांपल दिन में अगर आपने 2 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, बट एट द सेम टाइम आपने वो 2 मेगावाट्स कंज्यूम भी कर ली, बट नेक्स्ट डे यू कैन जनरेट दैट अगेन। तो कहीं ना कहीं जनरेशन रेट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कंजम्पशन रेट। तो वैसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अब आपको कैसे रहेगा एग्जाम में याद, मैं भी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ एग्जाम में कि ये नॉन कन्वेंशनल है या कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल नाम से ही लगता है जो हमारी पुरानी सोर्स ऑफ एनर्जी थी, मतलब जो पुराने लोग हमारे यूज करते थे। तो पुराने लोग जो हमारे यूज करते थे तो ऑफ कोर्स वो वाली एनर्जी यूज करते थे जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत पुराना था। आप ये याद रखिए, जहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत हाई है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम फॉर रेट फॉर फॉर्मेशन, जैसे पेट्रोलियम हो गया, आपका आपका कोल हो गया, ठीक है। तो दीज, या वुड हो गया, स्ट्रॉ, डंग वगैरह, दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जिसमें आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, ये सब आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है। अभी जैसे क्वेश्चन हमारा था जियोथर्मल एनर्जी के बारे में, तो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन इसकी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कोई लोकेशन दे सकते हैं, 4 लोकेशन आपको दे सकते हैं और बता सकते हैं कि इनमें से वो वाली लोकेशन बताओ दैट इज फेमस फॉर जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी अगर आप देखें, पहले इसका बेसिक्स अगर आप समझेंगे, तो अगर ये हम अर्थ समझते हैं, दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ का जैसे आपको पता है इसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, वन इज द क्रस्ट एंड अदर इज द मेंटल, एंड दिस इज कोर, आउटर कोर एंड द इनर कोर। अब क्या होता है यहाँ पे हमारा जो है दिस इज लिक्विड, जो आउटर कोर है हमारी दिस इज लिक्विड। तो आउटर कोर में जो है वी हैव मैग्मा। ये मैग्मा कभी कभी यहाँ पे अंदर अर्थ के अंदर मेंटल में फॉल्ट्स डेवलप होते हैं, ये मैग्मा इन्हीं फॉल्ट्स के थ्रू बाहर आने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। जो आपके हम लोग इसकी बात करते हैं वॉल्कनिज्म की, वो भी सेम होता है। वॉल्कनिज्म में जो हमारा मैग्मा आता है, जो हमारा लावा आता है, लावा फिर उसी का सॉलिडिफाइड फॉर्म होता है जब वो मैग्मा बाहर आता है, दैट इज एक्चुअली जो लिक्विड कोर होती है वो थ्रू सम फॉल्ट्स बाहर आने की कोशिश करती है। तो दीज कन्वेक्शनल करंट्स जब ये बाहर आती हैं, इनमें हम इनसे जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ पे इंडिया में मिलती है? वन इज दी पुगा वैली, जो हमारा लद्दाख में है, ठीक है। द हिमालयन प्रोविंस कंसिस्ट्स ऑफ हाफ ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया, मोर देन 100। मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पुगा वैली में है। मोस्ट ऑफ देम आर मेनली सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर, एंड इंडियाज मोस्ट promising geothermal area is the Puga Valley, which is in Ladakh. The next is मणिकरण। मणिकरण शिमला में है। एंड द नेक्स्ट इज, देखिए इसको हम सोहाना बोलते हैं, सोहाना थर्मल रीजन। दिस इज एक्चुअली इन हरियाणा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। एंड द नेक्स्ट वी हैव अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा जियोथर्मल पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है। वन इज दिस सोनाटा बेल्ट, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। सोनाटा, सोन, नर्मदा, तापी। आपको ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सोनाटा बेल्ट इज रिलेटेड टू,
तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि दिस बेल्ट इज रिलेटेड टू जियोथर्मल एनर्जी. This sonata, Son Narmada Tapi Sonata alignment is actually related to जियोथर्मल एनर्जी. अब ये क्या होता है, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो सोन नर्मदा तापी रिवर्स हैं ये कहीं ना कहीं एक फॉल्ट में से गुजरती हैं. तो जहाँ कहीं पे भी एक फॉल्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले में समझाया कि जहाँ कभी कहीं पे भी फॉल्ट होगा, कोई लीनमेंट होगा, तो जो मैग्मा है वहां से आउटर कोर का जो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बाहर आने की कोशिश करेंगे. तो दैट इज हैपनिंग इन द सोनाटा बेल्ट ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है तत्ता पानी, दिस इज इन द सोनाटा बेल्ट. ठीक है, सूरज कुंड आ गया आपका, सालबर्दी आ गया, दीज आर ऑल इन दी सेंट्रल इंडिया. उसके बाद कुछ यहाँ से भी है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे तवा है, रजापुर है, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट. गोदावरी बेसन है. मेन आपके यही पुगा, सोनाटा और मणिकरण और सोहाना बेसन आते हैं. ठीक है, महानदी और गोदावरी में भी आपका पाया जाता है, कैम्बे रीजन में भी आपका पाया जाता है. कैम्बे रीजन में तो विंड एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, और ये याद रखिए विंड प्लस टाइडल प्लस जियोथर्मल, एक फुल एनर्जी मिक्स पाया जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया. लेट्स मूव बैक टू द एमसीक्यू. सो व्हाट इज द एमसीक्यू आस्किंग? द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किस फिजिकल प्रिंसिपल के बेसिस पे जियोथर्मल प्लांट्स जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्वेक्शनल करंट्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रिंगिंग आउट द मैग्मा ऑफ द आउटर कोर टू द सरफेस. बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं कितने वेग दिए हुए हैं. आर्चिमिडीज प्रिंसिपल तो है नहीं, सुपर कंडक्टिविटी इज वेग. Next question is what physical effect is harnessed in tidal energy systems to generate electricity? See, tidal electric system अगर हम पढ़ेंगे, इसका जो आपका बेसिस है, अगर मैं आपको समझाऊं तो टाइडल एनर्जी जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है. सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर किसी को पता नहीं होगा तो वो टाइडल बोर या टाइडल रेंज में कुछ ऐसा ऑप्शन पिक कर लेगा, बट मैं द आंसर इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो व्हाट इज दिस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, देयर आर सर्टेन मटेरियल्स, जब इन मटेरियल्स पे आप जो है स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड ऑन दीज मटेरियल्स, ये मटेरियल्स जो हैं इन रिस्पॉन्स क्या करेंगे, दीज विल एक्चुअली गिव यू इलेक्ट्रिक चार्ज. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये हमारा समुंदर है. समंदर में ये सी बेड होता है, मतलब जो बॉटम, रॉक बॉटम ऑफ दी दिस ओशन. तो ये यहाँ पे सी बेड में हमने इंसर्ट किया टाइडल एनर्जी के लिए टाइडल स्पिन्स. जैसे हमारे विंड स्पिन्स होते हैं वैसे ही टाइडल स्पिन्स होते हैं. तो यहाँ पे ओशन वेव्स आती है, ओशन करंट्स आती है जो इसको हिट करती है, और यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होता है. जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंसर लगा है जिसको जब हिट करते हैं तो दिस सेंसर्स एक्चुअली ये एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ है कि इस मटेरियल को जब स्ट्रेस इंड्यूस होता है तो ये इन रिस्पॉन्स एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ठीक है, तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे टाइडल एनर्जी की, दिस इज विंड एनर्जी. मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ. टाइडल एनर्जी अगर हम देखें तो दो जगह आपको मेन याद रखनी है, एक तो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कैम्बे, दीज एरियाज. ये हमारे मोस्ट प्रॉमिसिंग एरियाज अभी हैं इसके लिए फॉर दिस tidal energy, and also the parts of Tamil Nadu, this part of Tamil Nadu. Next question की देखते हैं. The next question is about which physical law describes the relationship between pressure and volume in the gas fundamental to the natural extraction and storage. See, इसमें भी आपको basic laws पता होने चाहिए. तो this is called as Boyle's law. So what is Boyle's law? स्टेटमेंट में दिया हुआ है, दिस इज अ लॉ दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन अ गैस फंडामेंटल टू नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन. ये लॉ कहता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करता है कोई भी गैस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट. फॉर एग्जांपल
अगर ये गैस इतने पोर्शन में है तो इसका वॉल्यूम बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर ये गैस बहुत ज़्यादा स्पेस में है तो इसका वॉल्यूम कम है तो प्रेशर इंड्यूस्ड भी कम होगा। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। तो ये बहुत जगह जो है एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है, फ्रैक्टिंग में यूज़ होता है, जैसे शेल गैस वगैरह इन सब में ये इसके एप्लीकेशंस हैं। The next question is what chemical process is primarily responsible for combustion of fossil fuels to generate energy? जैसे हमने पीछे भी पढ़ा that कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो that is responsible for fossil fuels producing electricity. Easy question था. Next question is which chemical element is a major component of natural gas and is primarily responsible for its combustion? That is hydrogen. For example, methane is there, CH4 is an important component of natural gas. So of course, hydrogen is the important component. The next is which chemical compound is primarily a component of coal and is responsible for combustion to release energy? That is carbon dioxide. See, coal की अगर हम बात करें या अगर हम नेचुरल गैस की भी बात करें तो दीज आर हाइड्रो कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो आप 50-50 प्रोबेबिलिटी पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी केमिकल कंपाउंड प्राइमरली कंपोनेंट ऑफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबस्टन। अब हाइड्रोकार्बन का ही कंबस्टन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अब अगर कोल की बात हम करें, फॉर एग्जांपल कोल पे क्वेश्चन आया है, तो कोल की बात अगर हम करें तो अभी जो कोल है इट्स ऑफ 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट टाइप इज द एंथ्रासाइट, नंबर सेकंड टाइप इज बिटुमिनस, नंबर थर्ड इज लिग्नाइट एंड नंबर फोर्थ इज पीट। सी डिपेंडिंग ऑन द कितना कार्बन कंटेंट किस वाले टाइप में है, वी हैव कैरेक्टराइज्ड इट इनटू 4 टाइप्स। सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में है, उससे कम बिटुमिनस कोल में है, उससे कम लिग्नाइट में है और उससे कम पीट में है। ठीक है, अगर हम एंथ्रासाइट की बात करें तो ग्रेटर देन 80% इसमें पाया जाता है। इसमें 45 to 80% पाया जाता है, इसमें 40 to 55% पाया जाता है और इसमें बहुत कम। पीट इज नॉट कमर्शियली यूज्ड। जो हमारे बिटुमिनस और लिग्नाइट है, दीज टू कोल्स, इस कोल को हम स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो स्टील इंडस्ट्री में जब हम इसे यूज करते हैं तो इसको हम कोकिंग कोल भी कहते हैं। और इंडिया डजेंट हैव मच ऑफ द कोकिंग कोल, जिसकी वजह से हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से। लिग्नाइट इज यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस, बिटुमिनस दोनों को हम थर्मल पावर स्टेशंस में यूज करते हैं। एंथ्रासाइट बहुत कम मिलता है, JNK में पाया जाता है। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हेयर डायग्राम पे देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम, ये NCERT की डायग्राम है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे जो पोर्शन दिखाया हुआ है, दिस इज द एंथ्रासाइट, आपका एंथ्रासाइट वाला कोल है। ये वाला जो भी सेंट्रल इंडिया का पोर्शन है, यहाँ पे मोस्टली बिटुमिनस कोल मिलती है। जैसे फर्स्ट ये आपका रानीगंज कोल फील्ड है, ये झरिया कोल फील्ड है, ये ईस्ट बोकारो है, ये सिंगरौली है, ये पेंच है, पेंच रिजर्व जहाँ पे तवा वैली है आपका, ये तालचेर हो गया यहाँ पे। तो दीज आर सम ऑफ दी, ये यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी, इनको आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि रानीगंज जो है, रानीगंज में कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, माइका पाया जाता है, कोल पाया जाता है, बक्साइट पाया जाता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी रिएक्शन होती है जब न्यूक्लियर फिशन होता है, तो ऑफ कोर्स इट्स फिशन रिएक्शन। आपको इसमें कुछ कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जो है नाम याद रखने होंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी PDF में रख दिए हैं, ये रहे। वन इज द नरोरा, द सेकेंड इज द ककरापार, द थर्ड इज द तारापार और कालपक्कम है। ठीक है, बाकी जो है बाकी बहुत छोटे छोटे हैं, आई डोंट थिंक इसको याद रखने की ज़रूरत है। ये थोरियम रिजर्व यहाँ पे बताया गया है
आई डोंट थिंक इसको इतना याद रखने की ज़रूरत है, बस आप इतना याद रखिए कि छत्तीसगढ़ बेसन, सिंघू बेसन, भीमा बेसन और कडप्पा बेसन, ये कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे यूरेनियम वगैरह पाया जाता है। अब देखिए इसके जो न्यूक्लियर फिशन होता है, इसके स्टेजेस होते हैं 3 स्टेजेस, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज में वी यूज़ यूरेनियम, बस इतना याद रख लीजिए। सेकेंड स्टेज में वी यूज़ प्लूटोनियम और थर्ड स्टेज में वी यूज़ टाइटेनियम। तो इंडिया के पास अगर हम अभी देखें तो यूरेनियम वी डोंट हैव मच ऑफ द रिजर्व, वी हैव टाइटेनियम। हमारे हमारे पास जो, आई एम सॉरी, नॉट टाइटेनियम, आई एम सॉरी, दिस इज थोरियम। सो थोरियम जो है इंडिया के पास अभी बहुत ज़्यादा है, मोनाजाइट सैंड में जो पाया जाता है अक्रॉस दी दिस वेस्टर्न कोस्ट। तो ये इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई रिसेंटली हम लोग शिफ्ट करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडिया हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड टू द सेकेंड स्टेज। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इंडिया इज़ इन विच स्टेज ऑफ दी दिस न्यूक्लियर एनर्जी, तो आपका आंसर होना चाहिए सेकेंड स्टेज, जहाँ पे हम प्लूटोनियम को यूज़ करेंगे। एंड यूरेनियम हमारा पहला स्टेज था जिसमें हम यूरेनियम 238 एनरिच को यूज़ करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट, बट सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं आपका साइंस बेसिक इतना जल्दी नहीं कवर कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा फास्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी एक वीडियो मैक्सिमम आई कैन एक्सटेंड टू 1 आवर। सो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप रुक रुक के वीडियो को पॉज करके दोबारा प्ले करके उससे सुनकर दोबारा से अंडरस्टैंड करें। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which chemical process is central to the conversion of biomass into biofuels such as ethanol and biodiesel? तो that is fermentation. जो biomass की fermentation होती है, fermentation anaerobic way में होती है, उसके बाद this gets converted into biofuels। और बायोफ्यूल्स के 4 जनरेशन्स होती हैं। आई डोंट थिंक आपको उतना याद रखने की इम्पोर्टेंट है, उतना याद रखना, बट फर्स्ट जनरेशन मोस्टली फूड ग्रेन्स से थी। सेकेंड वॉज अबाउट द वेस्ट फूड ग्रेन्स, थर्ड वॉज अबाउट द रॉटन ग्रेन्स, और आप एल्गे वगैरह को यूज़ करते थे। तो बस इसको बस एक आइडिया की तरह याद रखें। नंबर 15th क्वेश्चन इज, विच केमिकल प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड इन द हाइड्रोजन to produce electricity from hydrogen and oxygen, that of course is this reduction. रिडक्शन आपने पढ़ा ही होगा, कोई भी सेल होती है तो वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर होती है, उसकी वजह से जो है फिर उस केमिकल प्रोसेस की वजह से फ्यूल सेल्स एक्ट करती हैं। सोलर एनर्जी का हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट इज, विच केमिकल एलिमेंट इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स इन द सोलर पैनल्स? दैट इज सिलिका। सिलिका को हम यूज करते हैं इन द फोटोवोल्टिक सेल्स। Next is, which chemical property of batteries allows them to store electric energy for later use? That is redox reaction. जैसे मैंने आपको बताया कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये वाली रिएक्शंस यहाँ से जो है रिडक्शन होगी, फिर यहाँ दिस विल कन्वर्ट इनटू एनोड, दिस विल कन्वर्ट बैक इनटू कैथोड। तो ये वाली रिडॉक्स रिएक्शंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऑकर होती है, जिसकी वजह से बैटरी जो है चार्ज होती रहती है। The next question is about which chemical process occurs in geothermal power plants to harness heat energy from Earth's crust. See, this is water rock interaction. जो वाटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कन्वेक्शन करंट्स होती है जब वो बाहर आती है, जो वो मैग्मा होता है वो बहुत हॉट होता है। जो वो मैग्मा होता है बहुत हॉट होता है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी आपका वाटर होता है, वाटर टेबल, उससे वाटर भी बाहर आता है, तो दैट गेट्स हॉट। दिस हॉट वाटर रिएक्ट्स विद द रॉक्स जो कि इसकी विसिनिटी में होते हैं, ऑन दैट गिव राइज टू वाटर रॉक इंट्रैक्शन। The next question is, which fossil fuel is primarily used for electricity generation? Thermal power plants. That is of course our coal. अगर इंडिया में हम बात करें तो thermal power plants contribute to 70% of the electricity generation. ठीक है, तो पीछे हम रिवाइज करेंगे दोबारा से। हमने कहा था ब्यूटामिनस कोल और लिग्नाइट, दीज टू आर यूज्ड फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री? दैट ऑफ कोर्स इज चाइना। ये कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज, विच कंट्री इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल? दैट इज सऊदी अरबिया। ये याद देखिए, कुछ कुछ चीज़ें आपको कीवर्ड्स याद रखनी है, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से 2 मार्क्स आपके छूट जाते हैं। एक्सपोर्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, तो इन पे ना बहुत ज़्यादा आपको जो है एम्फेसिस देना है। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्टर बताया तो सऊदी अरबिया है,
अगर यहीं पे कंज्यूमर होता या यहीं पे एक्सपोर्टर होता या यहीं पे आपके रिजर्व्स कहाँ पे ज्यादा है तो आंसर्स वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। अभी जैसे यूपीएससी ने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स है वो वेनेजुला में है, लार्जेस्ट रिजर्व, एंड दैट वाज ट्रू। लार्जेस्ट रिजर्व्स आर इन वेनेजुला, और वेनेजुला में लेकिन जो एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा है दैट इज सऊदी अरबिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस emitted during combustion of fossil fuel? That is of course carbon dioxide. Next is which nuclear power plant disaster occurred in 1986? This is Chernobyl. आपको कमेंट्स में बताना है ये रिसेंटली जहाँ पे वॉर हुई थी वहाँ पे ये वाली लोकेशन है, तो ये आपका होमवर्क है। आप ये बताएं, आप इनके बारे में, इन तीनों डिजास्टर्स के बारे में देखें कि ये कहाँ पे ऑकर हुए थे और किस डेट पे ऑकर हुए थे। The next is what percentage of global electricity generation is typically attributed to coal? Typical attributed to coal is 20%. 20% जो global generation of electricity है वो through coal होती है. Which natural gas pipeline project connects Russia directly to Germany? It is Nord Stream. मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, वहां से आपको ज्यादा समझ आएगा. This is Nord Stream. For example, देखो ये रशिया है यहाँ पे, ये हमारे लातविया, लिथुनिया एंड रशिया, ये जर्मनी हो गया. दिस इज नॉर्थ स्ट्रीम. ये जो है ये आपकी नॉर्थ स्ट्रीम है. ये डायरेक्टली कनेक्ट्स रशिया विथ जर्मनी. दिस वॉर के टाइम पे काफी इश्यूज हुए थे इसमें, एनर्जी क्राइसिस इसी वजह से आए थे. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको सिर्फ लोकेशन याद रखनी है. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ नेचुरल गैस कंजम्पशन एज ऑफ 2023? दैट इज 20%. एंड विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? सी यहाँ पे आप कंज्यूमर आ गया, तो कंज्यूमर अगर हम देखें तो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स. व्हाट इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस? जब आप शेल गैस को जो है जब आप शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो वहां से कुछ गैसेस भी निकलते हैं, कुछ लिक्विड्स भी निकलते हैं, कुछ सॉलिड्स भी निकलते हैं. तो दिस लेड्स टू वाटर कंटेमिनेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गैसेस में वो आपका मीथेन हो गया, रेडॉन हो गया, जो वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं. लिक्विड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप फ्रैक्चरिंग करते हो, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वाटर का यूज़ करना पड़ता है. तो ये फ्लूइड्स इन टर्न जो वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है उसको कंटेमिनेट कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ्स इंटरनल हीट? ऑफ कोर्स दिस इज जियोथर्मल एनर्जी. Which country leads the world in installed wind power capacity as of 2023? This is of course China. China के पास सबसे ज़्यादा wind power capacity है. What is the average efficiency of current solar power panel photovoltaics? And it's 20 to 25% only. Which renewable energy technology uses mirrors and lenses to concentrate sunlight into small area to generate electricity? ये हमारे concentrated solar power है. ये मिरर्स और लेंसेज को यूज करते हैं ताकि एक ही जगह पे जो है कॉन्सेंट्रेट हो पाए सनलाइट. विच कंट्री इज नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन हाइड्रो पावर फॉर मेकिंग इट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? आपको ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शंस में. एंड मुझे खुद इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है. आई थिंक आई हैव टू लुक इनटू इट. It's China or Canada either. I'll post in the comment sections. मुझे ज़्यादा याद नहीं. I'm sorry. What is the primary advantage of using biomass as an energy resource? See, the primary this advantage is about the carbon neutrality. अगर हम बायोमास की बात करें तो जितना कार्बन यहाँ पे होता है जब आप इसको जलाते हो उतना ही कार्बन जो है वो बाहर एमिट होता है. तो पहले ये स्टोर होता है, उतना ही एमिट होता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आता है आपके कार्बन एमिशंस में. Which renewable energy source has the potential to generate electricity from ocean waves and tides? That is tidal energy. See, इसमें ओशन वेव्स और टाइड्स बोथ लिखे हैं. अगर खाली वेव्स लिखा होता तो आप वेव एनर्जी को टिक करते, लेकिन यहाँ पे ओशन करंट्स एंड टाइड्स दोनों के बारे में लिखा है, तो आपको टाइडल एनर्जी को टिक करना है, जैसे मैंने आपको बताया था वो डायग्राम पिछली वाली. तो ओशन थर्मल एनर्जी जो है ओटेक, दिस इज डिफरेंट. इसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है. ओटेक का मैं आपको प्रिंसिपल बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा मिशन समुद्रम है उसमें भी काफ़ी वी आर टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स टू मूव टुवर्ड्स द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ओटेक. ये एक ओशन है. जब आप ओशन के डीप डाउन यू गो इनटू द ओशन, द टेम्परेचर डिक्रीजेस, और यहाँ पे कोल्डेस्ट
पार्ट ऑफ द ओशन पाया जाता है और यहाँ पे दी वार्मेस्ट। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाती है और हमें पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड दैट्स कॉल्ड एज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। Next is what is the approximate global share of renewable energy in total final energy consumption? It's 20%. अभी ओवरऑल अगर हम दुनिया में देखें तो 20% of the energy is from this renewable energy. Next is which country has the largest floating solar power plant? That is China as of 2023. Next is which renewable energy technology converts organic waste into biogas for electricity? This is of course biomass digesters. Which country announced plans to achieve net zero ग्रीन हाउस गैस बाय 2050? देखिए इसमें यूरोपियन यूनियन है लेकिन अभी आई वाज रीडिंग समवेयर कि यूनाइटेड स्टेट हैज आल्सो सेट बाय 2050। चाइना की अगर हम बात करें तो इट हैज टारगेट ऑफ 2060 तक एंड इंडिया में ऑफ कोर्स पंचामृत सेज 2070 तक। तो ये आपको कुछ कुछ मेजर याद रखने होंगे। इस साल यूपीएससी में भी पूछा था 2040 दिया हुआ था यूरोपियन यूनियन का, जो कि गलत था। नेक्स्ट इज विच मेजर इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस? तो यहाँ पे जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो पहले आप कट कर दोगे, कोपेनहेगन कट कर दोगे, तो कंफ्यूज होना अगर होता बनता है तो इन दोनों में है, बट दिस इज अ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किस लिए था? कार्बन ट्रेडिंग के लिए। एंड पेरिस एग्रीमेंट वाज एन एग्रीमेंट जहाँ पे आपने बोला था कि वी हैव टू लिमिट द टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। Next is in 2023, which renewable energy source saw the highest growth in terms of capacity additions? It is solar energy. For example, हमारे honorable prime minister भी जो है international solar alliance में बार बार they are emphasizing the countries particularly in the tropical area कि वो join करें international solar alliance को, और अभी COP28 में भी काफी praise किया गया था international solar alliance को। तो वहां से you can easily get an idea कि इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो this should be the answer. Next is which technology breakthrough in battery storage is expected to revolutionize the integration of renewable energy into electric grids? This is solid state batteries. इसके बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए, then only you can answer it. नहीं तो you can get confused into lithium and solid state also. देखो solid state और lithium में अगर हम difference की बात करें तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए लिथियम आयन बैटरी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन कम होता है, जिसकी वजह से ये नॉन वोलेटाइल हो जाता है, और जब नॉन वोलेटाइल हो जाता है तो एनर्जी डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आप बस इतना याद रखिए कि जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितना कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रोड्स अलग होंगे, उतना उसको मैनेज करना भी टफ होगा। तो सॉलिड स्टेट बैटरीज में सब कुछ सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इट्स इजी टू मैनेज और इजी ब्रेक थ्रू होगा। The next question is about which energy transition initiative aims to replace coal with renewable energy sources in various countries to mitigate climate change impacts. इसका आंसर है Powering Past Coal Alliance. This Powering Past Coal Alliance ये coalition है नेशनल और सब नेशनल गवर्नमेंट्स की, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वी हैव टू एक्चुअली हमें कोल को रिप्लेस करना है विद रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो ये RE100 इनिशिएटिव है, दिस इज अबाउट द कॉर्पोरेट्स। ये कॉर्पोरेट्स का इनिशिएटिव है जिसमें कॉर्पोरेट्स आर सेइंग कि हम 100% जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड हो जाएंगे। बाकी मिशन इनोवेशन एंड आई से तो आपको पता ही है। द नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इज यूज्ड इन रिफाइनरीज टू कन्वर्ट हाइड्रोकार्बन्स इनटू लाइटर प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलीन? इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। यू हैव टू रिमेंबर इट। डिस्टिलेशन तो नहीं होगा, पॉलीमराइजेशन चेनिंग होती है, एल्कलाइजेशन नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। क्रैकिंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट हैवी हाइड्रोकार्बन्स इनटू लाइटर प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग स्क्रबर? स्क्रबर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है, और बाकी भी पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं जो हम आगे एमसीक्यूज में देखेंगे, लेकिन स्क्रबर का जो मेन काम है दैट इज टू कैप्चर सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। आपको याद रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं एस फॉर स्क्रबर एंड एस फॉर सल्फर। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ये पूछा जाता है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स व्हाट डज द टर्म प्रूवन रिजर्व मीन? देखिए हमेशा नीचे से
ऑप्शन पढ़ा कीजिए, क्योंकि जो ट्रैप होता है दैट इज इन दी लास्ट ऑप्शंस। तो इसने क्या कहा है, व्हाट इज अ प्रून रिजर्व, द प्रोजेक्टेड फ्यूचर सप्लाई ऑफ द रिसोर्स, हो सकता है। द अमाउंट ऑफ रिसोर्स करंटली बीइंग एक्सट्रैक्टेड, पता नहीं है। द पोर्शन ऑफ द रिसोर्स दैट कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। देखिए ये दो ऑप्शंस मुझे सेम लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर मुझे इन दोनों में कंफ्यूज करना चाहता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ेंगे, ऑप्शंस आपको सारे पढ़ने हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसोर्स दैट एग्जिस्ट्स इन एन एरिया, ये तो मुझे वेग लग रहा है। तो नेक्स्ट आई एम ऑन दीज टू ऑप्शंस, एक होता है द अमाउंट ऑफ रिसोर्स करेंटली बीइंग एक्सट्रैक्टेड, दूसरा है द पोर्शन ऑफ रिसोर्स दैट कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड एक होलिस्टिक वर्ड लगता है, तो दिस इज एक्चुअली द आंसर। प्रून रिजर्व्स आर द पोर्शन ऑफ द रिसोर्स दैट कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। विच टाइप ऑफ कोल हैज हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू, तो ऑफ कोर्स दिस इज एंथ्रासाइट। आप जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू होगा। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि कितना जूल है, जस्ट रिमेंबर इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। Next is, which of the following is a significant advantage of nuclear power generation? Disadvantage आपको बतानी है, that is high operational cost. Initially इसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा जो है आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, तो this is one of the disadvantage. Which country is known for having largest installed capacity of geothermal? United States, US. जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में बोलते हैं वहाँ पे hundreds of geysers हैं, ऐसे याद रखें, that's considered to be the largest park also in world. What is the principle behind the operation of photovoltaic cell? ये हमने बताया था, it converts light into electricity, photoelectricity. Which renewable energy source requires the use of rare earth elements for the production of key components? देखिए यहाँ पे मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि रेयर अर्थ जो है वो सोलर एनर्जी में यूज होगा, बट इट्स नॉट। रेयर अर्थ जो है वो यूज होता है विंड एनर्जी में। टू विंड एनर्जी में एक पर्टिकुलर मैग्नेट बनाने के लिए यू रिक्वायर रेयर अर्थ्स, सो द आंसर हेयर इज विंड एनर्जी। जो मैग्नेटिक टरबाइन होता है, जो उसका जो मेटल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ रेयर अर्थ्स। The main challenge associated with large-scale deployment of tidal energy is, of course, high initial cost and inputs. Which process is essential for generating bioethanol? Fermentation, of course, we read it. What is the primary goal of Green New Deal in US? Green New Deal में यही बोला है कि we have to be 100% clean energy, हमें carbon neutral होना है। तो दिस completes today's session of 56 MCQs. कल मैं और जो भी रेस्ट ऑफ द MCQs हैं 123 MCQs कंप्लीट करूंगी। एंड दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। हम एक पूरा सीरीज लाएंगे, हम सारे टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे। एंड कोई भी चीज़ होगी अगर एडिशनल होगी, फॉर एग्जांपल दीज मैप्स, आई विल ऑल्सो शेयर देम ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ से इसको एक्सेस करके इससे रिवाइज कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड।